नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ जहरीली एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं सब चीज़ सभी एनालिसिस जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ या फिर जो प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाता हूँ तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। और इस शिफ्ट में से 22 क्वेश्चन मेरे पास प्राप्त हुआ है। इसमें से आपको 17 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, टुडे एग्जाम। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और जो कुछ आउट टॉपिक है, जैसे जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी के मास्टर वीडियो आपको हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। आप जाके विजिट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। अब ये ठुमरी क्या है? तो ठुमरी को भारत में अर्धशास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। देखिए, भारत में एक तो कर्नाटक संगीत होता है, एक आपका शास्त्रीय संगीत होता है, और यही शास्त्रीय संगीत में जो हाफ का दर्जा दिया गया है, अर्धशास्त्रीय संगीत को दर्जा दिया गया है। किसको? ठुमरी को। इसमें फेमस कैरेक्टर कौन है? गिरिजा देवी, इसीलिए इसे ठुमरी का जो है रानी कहा जाता है। गिरिजा देवी को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 1989 में पद्म भूषण से, और 1972 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। आने वाले समय में ये भारत रत्न भी डिजर्व करती है। इसके अलावा पंडवानी लोक गायन से प्रचलित गायिका कौन थी? तो तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, पुनिया बाई और लक्ष्मी बाई। तो ये तीनों बाई जो सरनेम वाली जो है ना, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। ये आपका कहाँ से संबंधित है? पंडवानी से। और पंडवानी कहाँ का जो है लोक गायन प्रथा है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आपने एक देवी देखा, कौन सा देखा है ना, जो आपका ठुमरी से संबंधित है, गिरिजा देवी। इसी फॉर्म में एक सितारा देवी को ध्यान रखना है आपको, और एक कलावती देवी को ध्यान रखना है। ठीक है, सितारा देवी कथक से संबंधित है जो आज पूछा गया है, तो सभी देवियों को एक साथ याद रखें, है ना। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य जो लोक नृत्य वगैरह हैं, पंडवानी, कर्मा, राउत नाचा, सुआ, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसे वीवीआई करके रखेंगे। इसके अलावा सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एज इट इज सीएचएसएल में भी पूछा गया था। सुल्तान जौहर कप का संबंध जो है ये आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक है, तो हॉकी टूर्नामेंट से जो है अन्य आपका जो कुछ कप है उसे ध्यान रखना है। जैसे आपका मेजर ध्यानचंद कप। मेजर ध्यानचंद कप से नाम से ये स्पष्ट है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है, जो 2022 के लिए यानी अभी 2023 में वितरित किया गया है, जो टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया है। शरत कमल जो है व्यक्तिगत रूप से बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत के तरफ से सर्वाधिक पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते थे। इसलिए इन्हें जो है इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सिंगल मैन को दिया गया है, टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को। ठीक है, इसके अलावा आपको हॉकी से कुछ अन्य कप है, जैसे बेटन कप है, रंगास्वामी कप है, आगा खां कप है, बेलिंगटन कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। ये सभी कप जो है हॉकी से संबंधित है। जैसे आपको याद रखना है अन्य में वाकर कप। वाकर कप को आपको जो है गोल्फ से याद रखना है, गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा आपको थॉमस कप याद रखना है, थॉमस कप। इसके अलावा उबेर कप। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से और उबेर कप भी बैडमिंटन से है। फर्क इतना है कि थॉमस कप मेल के द्वारा खेला जाता है और उबेर कप जो है फीमेल के द्वारा खेला जाता है। देखिए, मेल फीमेल के बाध्यता हेतु 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नृत्य में खाली फीमेल ही भाग लेती है? तो पंजाब का जो आपका गिद्धा नृत्य है ना, गिद्धा नृत्य है, और जो राजस्थान का घूमर नृत्य है, इसमें खाली फीमेल ही भाग लेती है। इसमें कोई मेल भाग नहीं लेता है, मेल पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पंजाब का ही एक भांगड़ा नृत्य है, इसमें खाली मेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पे लिंक में जोड़ ले तो ज्यादा बेटर है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है? देखिए, जनगणना से जो है पिछले 4 एग्जाम जितने भी हुए पीछे, सीएचएसएल, एचसीएम, जीडी,
सब में जनगणना से कॉमन फिक्स है क्वेश्चन। तो जनगणना पे मैं मास्टर वीडियो पहले ही बना दिया हूं, अगर आपने वीडियो देखा है तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। यहाँ अगर क्वेश्चन छूट जाए तो मैं यहीं हूँ आके बताना, ठीक है। तो जो शहरी जनसंख्या है लगभग 31.2% है ना। अब तो 31 पॉइंट हो गया आपका, 31.2% शहरी, तो ग्रामीण कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो 68.8% लगभग ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। अब एग्जैक्ट ये आंकड़ा आपके ऑप्शन में नहीं भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं है। तो हो सकता है 31 से 32, है ना, या फिर ऐसे लिखे 30 से 33, या फिर डायरेक्ट 31 लिखा होगा, 35 लिखा होगा, 40 लिखा होगा, 60 लिखा होगा, 31 को टिक करना है। तो इतने तो समझ है ही, आप हमसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, मतलब यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है यानी एक्स्ट्रा फैक्ट है, संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो दिल्ली का होगा, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो लक्षद्वीप का होगा, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश कितना है भैया, 8, है ना। पहले 7 था, 2 बन गए, जम्मू और लद्दाख अलग अलग बन गए तो हो गए 9, लेकिन दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज करके बना दिया गया दमन। क्या बना दिया गया, दमन। तो इस प्रकार से 9 बने और एक मर्ज हो गए, तो फिर से 8 का 8 ही रह गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या ओवरऑल दिल्ली का है, जो कल पूछा गया था। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट की बात करेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। देखिए सिक्किम 3 चीज में टॉप पे है, सबसे कम जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम के अंदर ही है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिक्किम की बात चल रही है तो थोड़ा और जान लीजिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में, और इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, क्योंकि सिक्किम जो है स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं था, इसे बाहर से लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम का बता दिया। हाँ, इसके अलावा अगर आपसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का है, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, तो आपको गोवा आंसर देना है। अब ये क्या है आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मान लीजिए महाराष्ट्र की जनसंख्या 1000 है, 1000 में 100 आदमी आपका जो है नगर में रहता है, अर्बन है, ठीक है। और गोवा की जनसंख्या मान लीजिए 100 है और इसमें से मात्र 20 आदमी अर्बन है, तो महाराष्ट्र के रेशियो से देखे तो मात्र 10% हुआ, और गोवा के नजर से देखे तो ये 20% हुआ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कि 20 होते हुए भी प्रतिशत के हिसाब से टॉप पे है गोवा, और यहाँ पे 100 रहते हुए भी कम है महाराष्ट्र, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक तो पुदुचेरी के अंदर है, और ऐसे स्टेट में बात करें तो केरला के अंदर है। चलते हैं आगे। संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, पहले भी बता रखे हैं संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, और मैंने सफिक्स भी बता रखे हैं कि जो बच्चे मान लीजिए साइंस से नहीं पढ़े हैं, कॉमर्स आर्ट्स से पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत हो जाता है ऐसे रासायनिक तत्वों को याद करने में। तो मैं आपको बता रखा हूं कि लास्ट में अगर CO3 जुड़ा हो तो इसे कार्बोनेट पढ़ते हैं, है ना। इसके पीछे कुछ भी जोड़ दो, KCO3 जोड़ दो तो पोटेशियम कार्बोनेट पढ़ देंगे इसको, है ना। इसके अलावा OH जुड़ा हो तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसके पीछे आप कुछ भी जोड़ दो, है ना। Na जोड़ दो तो NaOH जोड़ दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं, SO4 जोड़ दो तो आपको सल्फेट पढ़ते हैं ऐसे। तो बहुत सारे सफिक्स हैं जो आप मतलब याद कर सकते हैं, है ना, प्रफिक्स बोलते हैं भैया। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है संगमरमर का। इसका सूत्र की बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अभी मैंने बताया CO3 को कार्बोनेट पढ़ देना है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में संगमरमर अच्छे क्वालिटी का कहाँ पाया जाता है, तो बता देना भैया संगमरमर जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में राजस्थान के अंदर पाया जाता है। राजस्थान मकराना संगमरमर इसका नाम है, ठीक है। देखिए मकराना से एक शब्द और याद आ गया कि भाई मकरान तट भी है, तो पाकिस्तान के तट को मकरान तट कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि पाकिस्तान में जिस प्रकार इंडिया में बॉलीवुड है, उसी प्रकार पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसे लॉलीवुड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, लॉलीवुड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा
बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। इसके सूत्र की बात करें तो आपके सामने है CaOCl का हॉल ट्वाइस, और ये हॉल ट्वाइस इसलिए होता है क्योंकि ये बैलेंस्ड है, नहीं तो ये अस्थाई नहीं हो पाएगा। और इसका रासायनिक नाम समझ गए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगर आपसे पूछे कि भाई बिरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो बता देना भाई, जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पे कैल्शियम गैस की एक उचित टेम्परेचर पे प्रवाह से जो है बिरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा आता है हीरो, ये है जिप्सम। जिप्सम के निर्जलीकरण से जो है क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अपने जमाने के हीरो हैं और रहते हैं, जब एग्जाम में आने लगते हैं तो काफी बार आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जिप्सम के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है भैया, नीर माने होता है नहीं, हिंदी में अगर नी लिखा हो पहले तो समझो नहीं, और जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, जैसे हो जाता है ना शरीर में, उसी प्रकार से है ना, जिप्सम में से जल निकाल देने के बाद जो है कुछ प्रक्रिया के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। इसका निर्माण मतलब कहां कहां उपयोग होता है ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा जब हड्डी बड्डी जामुन खाने के लिए जाते हैं, पेड़ से गिर जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो फिर प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मूर्ति का सांचा बनाते हैं, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बिल्डिंग उद्योग में जो मटेरियल वगैरह में जो पीओपी वगैरह होते हैं, वहां भी कुछ मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र की बात करेंगे तो COSO4, मैंने कहा SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं, और हाफ H2O होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसके अलावा कुछ और इस फॉर्म में जो मैंने पहले भी बता रखा है, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका क्या सूत्र होते हैं, Na2HCO3, इस प्रकार से होता है ना। इसके अलावा धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है, डायरेक्ट H नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से आप, इसमें H नहीं होता है, इसमें H होता है ना, NaHCO3 होता है ना। इसके अलावा कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसमें आप NaOH लगाएंगे, है ना। यही हो गया आपका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों याद रखना है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपको याद रखना है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नहीं है इसके लिए। उगादी त्योहार मैंने कल भी बताया था भाई कि हर स्टेट में इनका अलग अलग नाम है, और PDF तो मैं दे ही दिया हूं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, देखिए ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाली त्योहार है। इसे इंडिया के अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बताया, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, सबसे पहले यही बताता हूं, बिहार में इसे जूड़ शीतल बोला जाता है। माथे पे फ्री की पानी बड़े बुजुर्ग के द्वारा सवेरे सवेरे डाला जाता है, ऐसे आशीर्वाद स्वरूप में नव वर्ष में, इसे जूड़ शीतल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बिहार वगैरह में। इसके अलावा पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है, जो कल पूछा गया था किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका आंसर देना है कि अप्रैल में मनाया जाता है। हिंदी माह के अनुसार पूछा जाएगा तो बैसाख में मनाया जाता है ना। इसके अलावा बिहू जो है असम के अंदर मनाया जाता है, कि बिहू के भी 3 फॉर्म मैंने बताया है ना। एक बिहू होता है जो आपका होली के जस्ट बाद यानी नव वर्ष वाले समय मनाया जाता है अप्रैल में, इसे हम कहते हैं रंगोली बिहू, है ना। एक आपका जो है माघ में माघी बिहू, और एक आपका जो है अन्न बिहू होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा। तो ये उगादी कहाँ छुपा है, तो उगादी देखिए आपके सामने है। उगादी यहाँ पे, अगर इंडिया का आप मैप जानते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होना चाहिए। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर उगादी त्योहार नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार से नव वर्ष की त्योहार तमिलनाडु के अंदर पोतांदु के नाम से जाना जाता है, जो आपके नीचे जो आपका ऐसा V शेप का है, तमिलनाडु नीचे है V शेप पे है, तो वहां पे जो है पोतांदु लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। बीसू जो है इसी प्रकार का त्योहार है जो केरला के अंदर मनाया जाता है। केरला के अंदर एक और त्योहार जो आपसे पूछा जाता है, इसका नाम है त्रिशूरपुरम। क्या नाम है, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम त्योहार भी कई बार एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा, ये केरला का त्योहार है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है। द पैलेस ऑफ इल्यूस्ट्रेशंस के लेखक कौन है, तो ये है आपका चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी द पैलेस ऑफ इल्यूस्ट्रेशंस के लेखक हैं। इस फॉर्म में कुछ और पुस्तक जो मैं आपको बता दूं, जैसे वार एंड पीस के लेखक कौन है, वार एंड पीस के लेखक है आपका लियो टॉल्स्टॉय। कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, है ना। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। गुनगुन चुप रहो एक मिनट। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
द टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। और देखिए गीतांजलि श्री की जो ये पुस्तक है द टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके जो है आपका 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले गीतांजलि श्री। इसके अलावा गीतांजलि एक पुस्तक का भी नाम है, गोरा गार्डनर। ये तीनों जो बुक हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। देखिए गीतांजलि के लिए ही इंडिया को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ मतलब जो परेशानियां हैं ये मेरी जिंदगी है, ये आपका कौन लिखे हैं? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दोस्तों अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। जो विदेशी है उनको ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया, इन सबको जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। एक पुस्तक है का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है जब वो बीमार पड़े थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं शशि थरूर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लोरीन दिया गया था। क्लोरीन का प्रयोग आप पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, खास करके बरसात के समय में, ठीक है। इसके अलावा जो पानी को शुद्ध करते हैं ये फिटकिरी से भी किया जा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि फिटकिरी से जो पानी की शुद्ध करते हैं आप, तो क्या होता है पानी में? तो बताइएगा भैया, स्कंदन होता है। स्कंदन जो भी गाद, जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ है वो एकत्रित हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है फिटकिरी के प्रभाव से, ठीक है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है, अभी मैं बता ही दिया था कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूने पे क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है, इसीलिए यहां पर लिखा है विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन गैस सहायक होती है या फिर इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। देखिए ओजोन परत को क्षति जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, CFC। एक बार बच्चे ने एग्जाम देके आया, बताया कि भाई ऑप्शन में ही नहीं था CFC, मैंने कहा क्लोरीन था क्या? तो बोला हाँ। तो भाई क्लोरीन मारना पड़ेगा ना, इसी में तो है ना, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो क्लोरो कहां से आया? विदेश से आया? नहीं, यहीं से आया, क्लोरीन से ही आया है। तो आपको समझना होगा, पावर डेवलप करना होगा समझने की, ठीक है। साथ ही साथ अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं है और आपका क्लोरीन भी नहीं है और ओजोन परत की क्षति पूछ रखा है, तो फ्रियोन गैस भी आप मार सकते हैं जो फ्रिज में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कीटनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया। मूर्ति का सांचा, डॉक्टरों का प्लास्टर, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सब अभी बताया। चलते हैं आगे। इसके अलावा सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? देखिए मैंने बताया था भाई, गिरजा देवी, सितारा देवी, कलावती देवी, रमा देवी, ये सभी जो है प्रमुख देवियां हैं, है ना। रमा देवी का नाम आ गया, ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग का नाम आ गया है, तो मिथिला पेंटिंग जो है ये बिहार का पेंटिंग है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इस प्रकार से एक और पेंटिंग का आप नाम याद ही रख लीजिए, सोहराय खोबर पेंटिंग है, ये आपका झारखंड का है ना। इसी प्रकार का एक भित्ति चित्र होता है जो आपका ओडिशा में बनाई जाती है, ये भी पेंटिंग का स्वरूप है। एक आपका बर्ली पेंटिंग है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो ये चारों पेंटिंग भी जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है फुर्सत के क्षण में, ठीक है। तो यहाँ पे सितारा देवी का संबंध पूछा गया है, तो ये कथक से है, कल बताया था सितारा देवी को, है ना। सितारा देवी बताया है और कलावती देवी और सितारा देवी को प्रैक्टिस सेट में बताया मैंने, है ना। अभी मैं बता देता हूँ भैया, जिनका एग्जाम का टाइम मतलब अभी देर है, 10 दिन है, 15 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, तो मैंने MTS के नाम से 37 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो आपको 25 या 26 मार्च से लेके 1 मई तक के डेट के साथ आपको थंबनेल पे दिख जाएगा कि 1 मई MTS, 2 मई मतलब 26 अप्रैल MTS, इस प्रकार के थंबनेल दिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो है, आपको कर लेना है। आपको 70 से 80% एग्जाम में GK GS बन जाएगी, हमारी गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जिनको है अभी टाइम पढ़ लीजिए, जिनको टाइम नहीं एनालिसिस से काम चलाइए, है ना। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, ये सभी कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का नृत्य है? नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का है। इसके अलावा चारू माथुर, झावेरी बहन, कलावती देवी, नल कुमार सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा संयुक्ता पनीगिरी, सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्रा, इंद्रानी रहमान, ये ओडिसी से संबंधित है। इंद्रानी रहमान टॉप पे रहेगी आने वाले शिफ्ट के लिए, देख लीजिए, है ना। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, कुचिपुड़ी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के साथ साथ आपका जो है भरतनाट्यम भी कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है कौन? सोनल मानसिंह, ठीक है। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। और कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ
कुचिपुड़ी भी कर लेती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? देखिए एक क्वेश्चन छूटेगा जी। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूर्य से बढ़ते हुए, मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, तो यहाँ से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है। सबसे पहले बुध होता है, और मैंने याद रखने के तरीके बताए थे कि ये एक पेरेंट्स को उसके जो छोटे पुत्र पुत्रियां होते हैं काफी दुलारू होता है, अपने करीब रखना चाहता है छोटे बच्चे को। हमेशा आप देखिएगा कहीं की भी बात हो, है ना, तो बुध ग्रहों में आकार के हिसाब से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, इसीलिए सबसे छोटा अपने बाप के पास है, सूर्य के पास है ना। तो सबसे नजदीक में सूर्य के पास कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, इसके बाद 3 नंबर पे हमारा पृथ्वी। और फिर आपको दिन का क्रम पढ़ देना है। दिन का क्रम पढ़ देना है, तो रविवार से स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि रवि ग्रह नहीं होता है। और दिन के क्रम जो आप पढ़ेंगे तो बुध और शुक्र आपने पहले ही ले लिया, तो दोबारा नहीं पढ़ना है। समझिए ठीक से, याद हो जाएगा 1 सेकंड में भाई, जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए बुध सबसे छोटका अपने बाप के पास, फिर शुक्र हो गया क्योंकि पृथ्वी की बहन है तो जस्ट पृथ्वी के पास रहेगा। ठीक है, और मैंने कहा 3 नंबर पे आपको पृथ्वी याद रखना है। इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है। तो देखिए मंगल बच गया था, अब बृहस्पति बच गया था, क्योंकि बुध तो आप पहले ही ले लियो तो बृहस्पति हो गया ना, और शुक्र पहले ही ले लियो तो आप बचा कौन? शनि बच गया ना। अरुण वरुण लास्ट में बोल देना है। तो ग्रहों का क्रम हो गया आपका सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति शनि, ये दोनों ही याद रखना है, बृहस्पति शनि। फिर अरुण वरुण बोल के पृथ्वी मंगल शुक्र बुध बोल देना है। तो ये हो गया आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी 5वीं है और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार तीसरी ग्रह है ना। इसके अलावा ग्रह से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह, है ना, ये कौन है भाई? तो वीनस है, पृथ्वी की बहन। ये सब कौन है? तो वीनस है। वीनस मतलब शुक्र भैया, है ना। और 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, उपग्रह नहीं है। देखिए एसएससी आपको उपग्रह कभी नहीं लिखता है एग्जाम में, लिख देता है कि किन ग्रहों के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, किस ग्रहों के पास कोई चंद्रमा नहीं है। तो बच्चे जिनको चंद्रमा और उपग्रह में जो नहीं पता है कि दोनों एक ही चीज लगभग होती, मतलब बोला जाता है, तो गड़बड़ा जाता है मामला, है ना। सबसे कम समय में चक्कर लगाने का काम जो है ये आपका कौन करता है? बुध बाबा करते हैं, है ना, क्योंकि भाई सबसे नजदीक है, सूर्य के पास है ना। तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? वरुण को लगेगा, ये सोचने की बात है। इसके अलावा नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। यहां से भी कई दफा क्वेश्चन आया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह को पार्थिव, अच्छा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह तो बुध हो गया, लेकिन सूर्य से जो 4 नजदीक की ग्रह है इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह को आप खुले आंख से देख सकते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह के साथ साथ इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो सूर्य से 4 दूर के ग्रह है ना, उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका एक विशेषता है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पे आपके निकस ओलंपिया नामक एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 टाइम हाई है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है फिर से जुपिटर हो गया है। बीच में ये तख्ता छीन के शनि के पास चला गया था, लेकिन फिर से वापस आ गया है। इसके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर आपका बलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। आप अगर इमेज में ग्रह का इमेज देखे होंगे तो जो शनि ग्रह होता है उसके अलग से कटोरा जैसे दिखता रहता है, ये कुछ नहीं, रिंग है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह जो है टिटान है ना। मंगल ग्रह के पास मात्र 2 ही उपग्रह है, डिमोस और फोबोस है। बृहस्पति के जो सबसे बड़े उपग्रह है ये आपका गैनामीड है, जो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है, गैनामीड, है ना। तो एक एक बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन सा शामिल है? देखिए संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, शेयर बाजार है, रेलवे है, जनगणना बीमा है, ये सब है। हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन में हो, क्योंकि ऑप्शन तो प्राप्त नहीं है। अब देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय, राज सूची में कितने विषय, संवर्ती सूची में कितने विषय। आपको याद रखना है संघ सूची में सबसे अधिक विषय है, 100 विषय है, कितना, 100। इसके अलावा राज सूची में 61 और संवर्ती सूची में सबसे कम है 52। अब संघ सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य में कौन बनाता है, संवर्ती में कौन बनाता है, ये तो आप जानते ही हैं। संघ में नाम से स्पष्ट है, केंद्र बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। संवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट दोनों बनाते हैं। और जो राज्य सूची में वैसे तो स्टेट बनाते हैं, लेकिन विशेष अवसर पे यानी विशेष कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपातकाल लगा है, अब सरकारें नहीं है तो कानून कहां से बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ली जा सकती है। ठीक है,
वैसे ही समझिए जैसे बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, 2-3 दिन नहीं बोलेगा, लेकिन कोई विशेष काम आ जाएगा ना तो जाके बोलेगा, वैसे ही समझिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, 1529 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में युद्ध हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध इंडिया में जो है बेसिक बेसिक लड़े। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में अल्लाह को प्यारे यानी ऊपर चले गए। ठीक है, तो 1529 में जो लड़ाई हुआ था ये आपका हुआ था क्या? घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोदी के साथ, है ना। ये अफगान शासक थे और लोदी वंश से ही विशेष रूप से जुड़े रहे थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर, अच्छा बाबर की सबसे बड़ी बात है कि चारों युद्ध लड़ा, चारों जीत गया। ठीक है, तो इसमें जीते कौन मैं नहीं बताऊंगा, चारों जीत गए, बता दिए। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और लास्ट में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक महमूद के बीच में, जिसमें चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद ऐसे रखा जाता है, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, है ना। पानीपत, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा, 26, 27, 28, 29, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब बाबर के बारे में कुछ और है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है। 1526 में कलंदर की उपाधि दिया गया था। इससे पूर्व वो फरगना के शासक रह चुके हैं। बाबर को काबुल में दफनाया गया है। बाबर बाबरनामा के लेखक हैं। बाबर जो है अपने डायरी में फूल पत्ती का विवरण रखता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान रखेंगे, लपेटिए अच्छे से, है ना। एक बार ऐसे लपेटो कि फिर करना ना पड़े यार, है ना। कैबिनेट मिशन की संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्या है तो बाद में क्लियर हुआ, है ना। प्रश्न ये था कि संविधान का जो निर्माण हुआ है किस मिशन के थ्रू हुआ था, इस प्रकार से कुछ जो है प्रश्न आया था। ठीक है, बहरहाल जो भी आया हो, इस आंसर के बाहर कुछ भी आंसर नहीं होगा, है ना। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का जो है मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, है ना। तो ये सब प्रश्न मैं बताने के लिए तो बैठा हूं। कैबिनेट मिशन भारत के संवैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए हेतु एक मिशन था। ठीक है, एक संस्था थी, एक आयोग थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन में सदस्य जो थे कौन कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, माफ कीजिएगा, एबीजे अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो भाई वैज्ञानिक हो जाएगा। एबीजे अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, और एस थोपर्ट क्रिप्स था। तो ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो ये किस योजना, तो माउंटबेटन योजना के थ्रू। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया था, तो इसके तत्कालीन का मतलब तत्कालीन नहीं कर सकते, कारण क्या था? तो इसके कारण क्या थे कि क्रिप्स मिशन में जो वादा किया गया था ये विफल होता हुआ देखा गया, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया, या तो मेरे साथ आओ या मर जाओ, करो या मरो। इसके अलावा एक इसी प्रकार का जो है कमीशन आया था इंडिया में, जिसका नाम है आपका दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका 1927 में आता है, बनता है, माफ कीजिएगा 1927 में बन के तैयार होता है ब्रिटेन में। 1928 में भारत आ जाती है। इसे गोरों का कमीशन कहा जाता है। गोरा मतलब व्हाइट लोग, है ना, व्हाइट मैन कमीशन, गोरों का कमीशन कहा जाता है। इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय साहब, जहां पे लाठी प्रहार में चोटिल हो गए और इन्हीं कारण बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में छप सकती है। अगला एक प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? कल ही ना बताए हैं जी कि जो लोगों का गुरु है ना, ये 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन कौन पूछता है, विवेकानंद पूछता है, महात्मा गांधी पूछता है, सुभाष चंद्र बोस पूछता है, सिकंदर पूछता है, शिवाजी पूछता है, और महात्मा बुद्ध पूछता है। इतना ही आदमी का गुरु पूछता है, बाद में गुरु को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद साहब के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराया था, है ना, कहां पे? वहां पे, कहां पे? कलकत्ता के बेलूर में। कब कराए थे? 1897 ईस्वी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस का भी ओरिजिनल नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनका नाम रामकृष्ण परमहंसी थे, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी के भी गुरु पूछे जाते हैं, तो आपका चित्तरंजन दास नेताजी साहब के। इसके अलावा शिवाजी के गुरु पूछे जाते हैं। शिवाजी के 2 गुरु हुए, एक तो आपका रामदास और एक कोंडव देव। शिवाजी साहब जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, है ना, और ये बहुत बड़े हस्ती हैं। रामदास जो है शिवाजी साहब के राजनीतिक गुरु थे, और कोंडव देव जो है
माफ कीजिएगा, रामदास साहब जो है शिवाजी के धार्मिक गुरु थे और कोंडव देव जो है ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु पूछा जाता है तो अलार कलम जो है ये महात्मा बुद्ध के गुरु हुए थे। महात्मा गांधी के भी गुरु पूछे जाते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो भी अपना गुरु मोहम्मद गोखले साहब को ही मानते थे, हालांकि ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सिकंदर के गुरु कौन थे तो अरस्तु थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, वही अरस्तु है, कंफ्यूज नहीं है, सेम चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपनाया? देखिए क्वेश्चन हूँ बहुत सेम लैंग्वेज में कराया हूं कि नहीं कराया हूं, तो ये आपका सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के काल में ही जो है बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे रहे, है ना। और इसके अलावा जो कलिंग युद्ध जो हुआ 261 बीसी में, उसमें सम्राट अशोक का जो है दिल पसीज गया, बहुत ज्यादा मारकाट हो गई, है ना। तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। और मैंने ये भी कहा था कि जो धर्म हम हिंदी में लिखते हैं इसे बौद्ध समुदाय में धम्म लिखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से कलिंग युद्ध के बाद मतलब कौन से शासक धम्म को अपना लिया, तो अशोक राइट आंसर है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अशोक है ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के समय जो है बुद्ध धर्म चरम सीमा पे थे, प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिए थे अपने पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को। संघमित्रा एक्सप्रेस भी एक चलती है दिल्ली पटना के बीच में। ठीक है, पटना जो पाटलिपुत्रा में आपका थर्ड बैठकी हुआ था बौद्ध धर्म का, ये किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में ही हुआ था। अशोक ने सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है निर्माण भी करवाया था। सम्राट अशोक को और मतलब एक निक नेम है देवनाम प्रियदर्शी उपाधि दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2001 में, ये कल ही बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना 2000, जवाहर रोजगार योजना कल पूछा गया था 1989, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, अंत्योदय अन्न योजना 2000। देखिए अन्नपूर्णा योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000 दोनों का सेम है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1997। अंत्योदय से दो चीज है, एक तो अंत्योदय अन्न योजना है कि 2000 में आया और एक अंत्योदय योजना कार्यक्रम है ना, तो ये आपका 1977 में आएगा। तो इन दोनों में अच्छे खासे फर्क है, ध्यान रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन आ गया कि 2023 में कहां पे हुआ? अब ये कौन पूछता है भाई, कितनी बार बताया? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में कराए गए? तो 8 शहरों में, विभिन्न जगहों पे कराए गए 8 शहरों में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का कुछ पार्ट दिल्ली में भी कराया गया शायद, हाँ दिल्ली में भी कराया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पे महाराष्ट्र रहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र ने कितना पदक प्राप्त किया? 161 पदक प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया था। दूसरा स्थान जो हासिल किया है ये आपका हरियाणा हासिल किया है और तीसरा स्थान जो हासिल किया है एमपी हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। अच्छा, ये कैवा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो 5वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे। पहला संस्करण 2018 में दिल्ली के अंदर में कराया गया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जहां पर हरियाणा ही विजेता रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्म में एक क्वेश्चन और, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ 2022 के अंदर। और 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो बता देना आपको 36 खेल शामिल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता टीम सर्विसेज थे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो है गोल्ड जीतने का काम जो है सर्विसेज किए थे। लेकिन ओवरऑल अगर पदक पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य को मिला, तो महाराष्ट्र बताना है। देखिए क्लू है यहाँ पे, विजेता पूछेगा तो सर्विसेज, सबसे अधिक गोल्ड पूछेगा तो सर्विसेज, लेकिन ओवरऑल सबसे अधिक पदक पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक है, समझ में आ गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी होना है, जो आपका कहां पे होगा? गोवा में होगा। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसीलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 4 मई 2023 और आज आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था।
सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आने वाले शिफ्ट में आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे पर आपको विशेष ध्यान है अगर आप इस आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो। बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम टुडे एग्जाम ही है, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी ऐड हो सकते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है। देखिए, मैंने आपको बताया रखा है कि भाई मौलिक अधिकार के जो भी आर्टिकल हैं, साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व के जो भी आर्टिकल हैं, है ना, ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे 280 वित्त आयोग, 112 बजट, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, है ना, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जरूर आपको देख के जाना है। तो आइए मौलिक अधिकार वाले को फिर से निपटा देता हूं, जिनको याद नहीं है अभी अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार की जो आर्टिकल है ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। इसे भाग 3 के बीच में रखा गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 6 मौलिक कर्तव्य है। पहले 7 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है एज अ विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार से हमारे पास मौलिक अधिकार 6 बच गए हैं जो अमेरिका के संविधान से भाग 3 में 12 से 35 के बीच में वर्णित है। अब मौलिक अधिकार में 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल है इसे राइट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, समानता का अधिकार कहते हैं। जो 19 है प्रेस की स्वतंत्रता है। जो 20 है और 22 है ये आपको किसी भी कदाचार सिद्ध व्यक्ति के लिए थोड़ा सा जो है प्रेफरेंस प्रदान करता है। जैसे कोई भी अपराध सिद्ध या भी किसी पे भी जो कोई भी चीज का अपराध का जो आरोप लगाया जा रहा है तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि तुम गवाही दो, किए हो। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 23 और 24 जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में जो है बलात्कार पे रोक है या मानव तस्करी पे रोक है। 24 में आपका बाल श्रम पे निषेध है। ठीक है। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही करती है। साथ ही साथ किसी भी आम आदमी, किसी भी आम इंसान के मौलिक अधिकार में जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सहकारी समिति का गठन का प्रावधान, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो 43 का बी जो आर्टिकल है ये आपका क्या बताता है, सहकारी समिति का गठन। इसके जिक्र आपको आर्टिकल 19 के जो पार्ट है 6 वहां भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से समझिए जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की गठन की बात करी गई है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या कहां पे है, आर्टिकल 243 में है, जो ग्राम पंचायत के हर अंग को डिफाइन करता है कि भाई कार्यकाल कितना होगा, सदस्य की उम्र सीमा क्या होगी, चुनाव कौन करवाएगा, इसकी जो किसके अंतर्गत ये काम करेगा, है ना। तो जो भी है 243 में है, लेकिन 40 में भी बताया गया ना कि ग्राम पंचायत का गठन होगा, इसे ही समझिए। ठीक है। इसके अलावा 39 का ए है, 39 का एक आर्टिकल है, मैंने पहले ही बता रखा है, ये VVI आर्टिकल है। चूंकि आम आदमी इसका लाभ उठा ही नहीं पाता है, लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय, है ना, सबको समान कानूनी न्याय और निःशुल्क देने की जो है मतलब छूट है यहाँ पे 39 के ए में। इसके अलावा आर्टिकल 40 जैसा कि बताया ग्राम पंचायत की गठन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे आर्टिकल 44 है सिविल नागरिक संहिता। अच्छा भैया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, जैसे अभी अभी आपने बात करा कि भाई जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी कहीं से लिया ही गया। हम देखते हैं हमारे संविधान में एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय संविधान का अधिकांशतः हिस्सा कहाँ से प्रेरित है, तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है। और कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे देश से हम जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उसे हम अपनाए हैं। तो नीति तत्व जो है ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो 44 आर्टिकल जो है ये नागरिक संहिता संबंधित है। 48 है गोहत्या निषेध है। आर्टिकल 50 इंपोर्टेंसी रखती है अपने आप में, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करने का काम करता है, शक्तियों का बंटवारा करने का काम करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो जिसका सरकार हो फिर तो हर आदमी जेल में हो, है ना, उनके खिलाफ जो भी बोले तुरंत जेल में जाओ। क्यों? क्योंकि भाई कार्यपालिका भी उनका, न्यायपालिका भी उनका। चीजों को समझते चलेंगे तो आपको जो है जनरल कंपटीशन कम समय लेगा निकलते समय। अगर आप वही पुरानी पैंतरा को घिसते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे समय है वैसे चलना पड़ेगा, है ना।
ना। इसके अलावा आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 51 के ए है, ये मौलिक कर्तव्य है। कुछ ए वाले पार्ट आपके एग्जाम में ज्यादा आने लगे हैं, जैसे 371 और 371 का ये, ठीक है। ये मतलब किसी राज्य को जो है विशेष स्थिति में रखने की स्थिति से जो है आपका 371 ए है। 371 ए में जो है नागालैंड वगैरह को जो है विशेष राज्य का दर्जा, और 371 से महाराष्ट्र गुजरात आदि क्षेत्र को जो है कुछ विशेष छूट दी गई है ना। उसी प्रकार से आर्टिकल 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा था क्या मूल वाले का, तो बताना है कि नहीं था। ये कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को भाइयों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा जो इसी के तहत जो है आपका 3 शब्द भी जोड़ा गया था, जिसमें से एक चौथा शब्द देके पूछता है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया था। अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, और समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। हाँ अच्छा, ये बताया कि भाई जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो 10 प्रकार के जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है शिक्षा से संबंधित है। 11वां मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे। देखिए सती प्रथा का अंत मैंने कल ही बताया था। सती प्रथा का अंत करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यह अंत कब होता है, तो 1829 में होता है। कब होता है, 1829 में होता है। और किसके प्रयास से होती है, तो ये आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था, लेकिन इनका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय अंग्रेज का बोला वाला था, तो जो गवर्नर रहेगा उसी को माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप घर बनवाते हैं तो बनाता तो घर आपका मजदूर है, लेकिन नाम किसका होता है, आपका, ठीक है। इसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता के अंदर किया था। साथ ही साथ आत्मीय सभा 1815 इनसे भी जुड़े रहे राजा राम मोहन राय। इनके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके एक जो पत्रिका है संवाद कौमुदी, इनके लेखक हैं आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय की राजा की जो उपाधि है ये आपका अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 से पहले भारत में वायसराय का पोस्ट नहीं था, यहाँ पे गवर्नर का पोस्ट था। तो इस प्रकार से कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। 1855 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था, जो कल पूछा गया था कि 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह के समय भी गवर्नर या फिर वायसराय कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम वायसराय भी बना तो कैनिंग ही था, ठीक है। सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। बराई एनिशिएंट किताब है। दोस्तों आज मैं लेट हो चुका हूं, मैं कहीं गया था, मैं अभी आया हूं। टेलीग्राम पे आपको जो इतला भी कर दिया था कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, है ना। तो मालगुडी डेज के लेखक जो है R.K. नारायण है। R.K. नारायण के कुछ अन्य पुस्तक है जिन्हें देख लेते हैं। तो गाइड है, इंग्लिश टीचर है, मालगुडी डेज है, ठीक है। इसके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा का जो लेखक है ये आपका धर्मवीर भारती है। द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, है ना, B.S. नैपाल के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ B.S. नैपाल के द्वारा एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी लिखा गया है। देखिए एक है आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस और एक है आपका एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ईरा का मतलब होता है युग और एरिया का मतलब तो आप जानते ही है क्षेत्रफल भी होता है, और ऐसे रकबा के हिसाब से बात करें तो कोई एरिया कोई क्षेत्र होता है। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं आपका B.S. नैपाल और ईरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं आपका शशि थरूर। इन दोनों को अच्छे से अंतर विभेद करके याद रखेंगे। गोदान के लेखक कौन है भैया, मुंशी प्रेमचंद्र है। नमक का दरोगा, इसके अलावा आपका जो है बूढ़ी काकी, ये सभी जो है प्रेमचंद्र की कहानी है। इसके अलावा गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। साथ ही साथ सबसे पहले इंडिया ही नहीं एशिया के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, और इसी पुस्तक के लेखन के लिए गीतांजलि के लिए, ठीक है। इसके अलावा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ये भी पूछा जाता है। पंचतंत्र
लोकतंत्र जो है आपका एक एल्मेनक टाइप का दंत कथा है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस बता ही दिया, शशि थरूर की किताब है। इनकी एक और किताब है अंबेडकर ए लाइफ है, पंडित एंड पंडितरी है। अभी ये वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आने वाले समय में, है ना, मैं नहीं बता सकता कि किस पार्टी में जाएंगे। अगला प्रश्न जो है कि बोस्टक युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है या फिर कौन से देश में होंगे, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आया था। देखिए बोस्टक जो अभ्यास है इस बार का 2022 के अंदर रसिया के अंदर कराया गया था, ठीक है, रसिया के अंदर। इसमें अन्य देशों में भी स्थापित किया जाता है, जैसे चीन में, भारत में, मंगोलिया में, इसके अलावा सीरिया में, यहाँ भी आपका जो है बोस्टक का आयोजन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है कि कहाँ पे हुआ है, सो पूछा है कि इनमें कौन सा देश किस देश में नहीं होता है, सो पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशियस है। तो 90% यहाँ पे आपको ये जान के चलना है कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। चीन, भारत, मंगोलिया, रूस में हो सकता है, जो 2022 में लेटेस्ट वाला हुआ है और रूस में हुआ है। इससे यहाँ पे गलत लिखा है, ये वाले लाइन को इग्नोर कीजिए। चलते हैं आगे। इसी प्रकार से एक और संस्था है, जैसे ये बोस्टक को देखा कि आपने कई सारे देश इसमें मिले हुए हैं सैन्य अभ्यास में, उसी प्रकार से क्वाड है। अब क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, बिहार दरोगा में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 वाले में प्रे के अंदर, ठीक है, कि क्वाड सदस्य देश में कौन शामिल नहीं है। आपको 3 देश दिया था क्वाड का और एक दूसरे देश का दे दिया नाम, ठीक है। तो जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है जो क्वाड के सदस्य देश हैं, ठीक है। तो क्वाड का भी 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है नौसैनिक का, यानी आपका नेवी का। इसका नाम दिया गया है मालाबार 2022, ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, विनेगर या सिरका का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो एसिटिक एसिड होता है, जो मैंने कल ही बताया था कि भाई एसिटिक एसिड जो आप चाइनीज खाने जाते हैं, चाइनीज के स्टॉल पे मंचूरियन वगैरह, तो इसमें एसिटिक एसिड का काफी इस्तेमाल होता है ताकि आपको स्वादिष्ट लगे विनेगर का, ठीक है। विनेगर का खाली यही इस्तेमाल नहीं है, विनेगर का कई सारे इस्तेमाल है। मुरब्बा वगैरह बनाने में भी इसके इस्तेमाल होता है, दवाई बनाने में भी इस्तेमाल होता है ना। तो ये आप जो है, और खाना बनाने में तो होता है ये विनेगर का इस्तेमाल। आप जानते हैं इसे एसिटिक एसिड कहा जाता है रसायन भाषा में, और CH3COOH इसका जो है सूत्र होता है। इसी फॉर्म में आपका C6H6 जरूर आपको याद रखना है, ये बेंजीन का जो है रासायनिक सूत्र है। बेंजीन में अगर आपसे पूछे कितने डबल बॉन्ड होते हैं तो आपको बताना है 3 डबल बॉन्ड होता है, एक घर छोड़ के एक के पास जो है डबल बॉन्ड लगा होता है। जिस प्रकार से आप षटकोण को देखते हैं सेम बेंजीन है। अगर बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे एक OH जोड़ देंगे तो आपका फिनॉल हो जाता है। जैसे C6H5OH कर देंगे तो ये फिनॉल का सूत्र है। एसिटिक एसिड का सूत्र हो गया CH3COOH, है ना, CH3COOH एसिटिक एसिड, C6H6 बेंजीन, C6H5OH आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो जो बच्चे साइंस से 12 किए हैं उनको तो ये सब में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रकार के बैटरियों में कौन सा अम्ल भरा जाता है, तो आप बताएंगे H2SO4 को भरा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को भरा जाता है। अब भैया बैटरी मतलब टॉर्च के बैटरी में मत भर देना, जो पेंसिल वाली बैटरी होती है, जो घड़ी वाली ऐसा गोटी टाइप से ना गोली टाइप से बैटरी होता है, उसमें क्या भरेंगे भाई। तो देखिए सबसे पहले बैटरी ही 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, वैसे और भी प्रकार हैं इसके, आजकल लिथियम बैटरी भी आने लगा है, लेकिन 2 प्रकार की बेसिकली बैटरी आपको पढ़ना है। एक तो प्राइमरी सेल जिसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं, और एक आपका सेकेंडरी सेल जिसे लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्लांसे सेल, ठीक है। अब लेक्लांसे सेल का क्या है भाई कि एक बार डिस्चार्ज होने पे आप पुनः इसे यूज कर सकते हैं, जैसे घर के इन्वर्टर, कार की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, टेप बजाने वाली बैटरी, डीजे वाली बनाने वाली बैटरी, ये सभी में जो लगती है क्या है, लेक्लांचे सेल है। प्राथमिक सेल क्या है, यूज एंड थ्रो है, जैसे चाय की कप में चाय पियो फेंक दो ऐसा वाला पियो फेंको वाला है प्राथमिक, है ना, इसका फिर उपयोग नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है। तो जो भी लेक्लांचे सेल है उसमें आपका अम्ल भरा जाता है H2SO4, ठीक है। और आजकल एक भरला जो है, भरला बैटरी काफी चलता है, मतलब है ना, भरला बैटरी लेड एसिड सेल बोलते हैं इसे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है, इसी रसायन को राजा कहा जाता है किसको, H2SO4 को। अगर आपके मन में अम्लराज आ रहा है क्योंकि उसमें राज शब्द लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो राजा है ना। अम्लराज जो है एक्वारेजिया कहते हैं इसे अंग्रेजी में, एक्वारेजिया कहते हैं आपका किसको, अम्लराज को अंग्रेजी में। आपसे पूछा जाता है कि सोना किस में घुल जाती है, तो बता देना भैया अम्लराज में
घुल जाती है, एक्वारेजिया में घुल जाती है। सोना की परमाणु क्रमांक भी कभी कभी पूछा जाता है, तो Au इसका सूत्र होता है और 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, सोना के बारे में और भी आपको जानना है, ये प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब मुक्त अवस्था में जो बच्चे नहीं समझते हैं क्या होता है मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, तो जो भी चीज ओर के रूप में प्राप्त होते हैं यानी अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, मतलब वो संयुक्त अवस्था में, इसे सफाई करने की जरूरत है। जैसे आपको क्या उदाहरण दूं कि देखिए गांव घर में जो रेत की जहां पे काम होती है, जैसे बिहार के आरा में होती है, कोइलवर नदी के पास रेत की मतलब काम वगैरह होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे लोग और भी कुछ ढूंढ रहे होते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा चीज मिल जाता है जिसे साफ करके रखना पड़ता है। तो ऐसे आप और समझिए कि फला चीज का और है, जो आपका सिलिका वगैरह चमचमाता रहता है बालू वगैरह में, है ना, तो इसे अगर अलग करना हो तो साफ सफाई करना पड़ेगा ना भाई, एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा, तो वो अयस्क के रूप में है, शुद्ध नहीं है। लेकिन सोना हमेशा शुद्ध रूप में पाया जाता है, जहां मिलेगा ना एकदम पीला चमचमाता रहेगा, इसलिए तो इतना महंगा है ना। तो ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और एक ऐसा धातु है तांबा, तांबा जो है ये हमेशा मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और ओर के रूप में भी पाया जा सकता है। तो तांबा मतलब डायरेक्ट शुद्ध भी मिल सकता है और अयस्क के रूप में भी मिलता है। अयस्क करने का मतलब है कि उसमें मिला हुआ तो है लेकिन पूर्णतः शुद्ध नहीं है, उसे जो है प्रक्रिया करके शुद्ध किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ना कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बता देना है भाई बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद हेमाटाइट पूछा जाता है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो बता देना भाई फेरस का है, लोहा का है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो अर्जेंटाइट जो है अर्जेंटम से स्पष्ट नाम है, ये चांदी का है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक अम्लराज की बात कर रहा था, तो अम्लराज में जो है HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन रहता है, HNO3, ठीक है, HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोनों की जो है मिलाकर क्या बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं, जिसमें आपका गोल्ड घुल जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। देखिए परसों बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 2003 में किया गया था। अब पद्मा सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहां से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। पद्मश्री भी मिला है पद्मा सुब्रमण्यम को 1989 में। तो जो भी कलाकार हैं उनसे क्वेश्चन आपको अवार्ड के रिलेशन में पूछा जा रहा है, तो आप घर पे रहते हुए मेहनत कर ले अगर टाइम है तो। ठीक है, भरतनाट्यम के अन्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह। अब देखिए यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है, जो आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा जो सोनल मानसिंह है ये आपका भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। जो ओडिसी कहाँ का भैया, तो नाम से स्पष्ट है उड़ीसा का है। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये आपका भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक है वहां से प्रेरित है, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, किससे नहीं होता है। एग्जामिनर सीधे सीधे आपसे जो कुचालक है, जो बैड कंडक्टर है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा 4 गो ऑप्शन में से एगो ऑप्शन ऐसा होगा जो बैड कंडक्टर होगा। इस बैड कंडक्टर में आपका हवा भी हो सकता है, हवा भी बैड कंडक्टर है। अगर हवा गुड कंडक्टर होता तो आज एको को घर दुनिया में नहीं होता, सब बिजली से जल गया होता, है ना। तो हवा क्या है, बैड कंडक्टर है। रबर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसीलिए रबर से हमारे जो भी इंसुलेटेड औजार होते हैं, जो भी आपका औजार होता है जो इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया गया रहता है रबर का, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जो दस्ताना देखते होंगे आप बिजली मैकेनिक वगैरह जो पोल पे चढ़ के काम करता है, कैसा दस्ताना बना रहता है, रबर का एकदम मजबूत वाला। ठीक है, तो रबर भी बैड कंडक्टर है, हवा भी बैड कंडक्टर है, सूखी लकड़ी बैड कंडक्टर है, शुद्ध जल भी बैड कंडक्टर हो सकता है, लेकिन शुद्ध जल मिलना मुश्किल है। जैसे ही वर्षा का जल पृथ्वी पे गिर जाता है, कुछ न कुछ उसमें मिल जाता है, जल अशुद्ध हो जाता है। जब तक वो लटक रहा है तब तक शुद्ध जल हो सकता है, वो भी अम्लीय वर्षा का अंश न हो तो। अब अम्लीय वर्षा वाला बात आ गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है, भाई क्या क्या मिला रहता है उसमें। तो आपको बता देना है SO2 और NO2 का जो है कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है, इसमें सल्फर की मिलावट पाई जाती है। अम्लीय वर्षा कहने का मतलब है कि वर्षा के जल का pH मान जो है डाउन हो जाता है, जो बिल्डिंग वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह और यहाँ तक कि मिट्टी और जनजीवन को जो है क्षति पहुंचाने का काम करता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है इसके कारण आपका ताजमहल की कलर भी लेस हुआ है, ऐसे भी सुनने में आया था, है ना। इसके अलावा कुचालक में जो है इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होता, नाम से स्पष्ट है भाई कुचालक और सुचालक। लेकिन ध्यान रखिएगा ऊष्मा का प्रवाह होगा,
कुचालक में भी उष्मा का प्रवाह होगा, ऐसा नहीं है। हवा गर्म हो जाती है ना भाई, उष्मा का संचालन होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक का नहीं। इलेक्ट्रिक और उष्मा अलग अलग चीज है। उष्मा आप कहीं से भी मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एक प्रोसेस बनाने के बाद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा निर्वात में ध्वनि का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए हम चांद पे जो है स्ट्रॉ वगैरह से शरबत नहीं पी सकते या फिर बातचीत नहीं कर सकते। पता नहीं नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे 1969 में, वो झंडा कैसे गाड़ दिया, वहां पे हवा चलने का झंडा दिखा रहा था। हवा कहां से चल रहा है भाई, वायुमंडल ही नहीं है चंद्रमा पे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है ना। 1969 में गए थे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे अमेरिका की तरफ से, है ना, और पहला चंद्रमा पे कदम रखने वाला इंसान बने। इसके अलावा ध्वनि में जो है ध्रुवन की घटना भी नहीं होती है। ध्रुवन की एक घटना होती है, जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा कि अपवर्तन होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ। परावर्तन होता है क्या, एकदम होता है परावर्तन। उसी प्रकार से एक ऑप्शन में आपको ध्रुवन दे देगा, ध्रुवन, और आपसे कहेगा कि ये होता है क्या ध्वनि में, तो आपको बताना ये कतई नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन सब आपको करा रहा हूं, करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है भैया, निर्वात के अंदर। निर्वात मतलब जहां पे वायु वगैरह न हो, है ना। और प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना दोस्त, उसमें निर्वात का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का, और तीसरे जनरेशन में आईसी चिप का, और चौथे जनरेशन में मैक्रो प्रोसेसर का, और पांचवें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक निर्वात शब्द से आपको मैं पांचों पैठे के कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है बता दिया। तो यही हमारी एक पढ़ाने की एक अलग वे है। आपको भी शायद पसंद आता होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों वगैरह को भी इन्वाइट करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक बढ़ते घटते क्रम में है, तो सबसे अधिक ठोस में होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड से थोड़ा सा कम आपका लिक्विड में होता है, और लिक्विड सबसे कम जो है आपका गैस में होता है। अपने को सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये मतलब साइंटिफिकली टेस्टेड है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि भाई ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है ये आपका पारा है, और अधातु जो है ये ब्रोमीन है, कमरे के टेम्परेचर पे, कमरे के टेम्परेचर पे। इसके अलावा विद्युत की सर्वाधिक सुचालक जो धातु होता है ये आपका चांदी होता है, अर्जेंटम होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में देखिए 2 चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो AgBr का ध्यान रखिएगा, अर्जेंटम ब्रोमाइड का, और एक आपको सोडियम थायोसल्फेट का ध्यान रखना है, सोडियम थायोसल्फेट। इसे ही आपको दोस्तों हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है, और SSC CHSL में डायरेक्ट पूछा गया ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाइपो कहते हैं, है ना, तो सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। इसके अलावा एक नृत्य पूछा गया था कि राजस्थान में सपेरो समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, मैंने कल ही बताया था, ये है आपका कलबेलिया नृत्य। कलबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान में सपेरो समुदाय के द्वारा जो है किया जाता है, कलबेलिया नृत्य, ठीक है। ये राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान का कुछ अन्य नृत्य है, जैसे आपका घूमर है, जो गणगौर महोत्सव के अवसर पे लेडीजों के द्वारा किया जाता है, और वहाँ पे जो मीना समुदाय के लोग रहते हैं इनके द्वारा जो है मतलब इनके कल्चर में है ये नृत्य घूमर गणगौर महोत्सव पे। साथ ही साथ आपका कठपुतली, कठपुतली भी जो है आपका राजस्थान में किया जाता है। एक पिक्चर में मैंने कठपुतली डांस देखा है, प्रीति जिंटा उसमें हीरो है, मेरे ख्याल से पहेली है, पहेली पिक्चर में है ये, है ना। इसके अलावा कर्मा, सुआ, राउत नाचा पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। इससे पहले ठुमरी पूछा था, ठुमरी जो है अर्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, जिसके मास्टर जो है गिरिजा देवी को माना जाता है। युद्ध या फिर एक मुखौटा डांस होता है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। एक बच्चे बता रहे हैं कि मोपीन त्योहार भी पूछा गया था, मोपीन त्योहार। देखिए मोपीन त्योहार, सालुंग त्योहार, मोपीन त्योहार, सालुंग त्योहार, मुखौटा नृत्य या फिर युद्ध नृत्य, ये तीनों आपको मैं अरुणाचल प्रदेश में कल ही बताया था। तो अगर पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश लगा लेना। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में आप लोसार भी लगा लेना। आप लोसार में सोच रहे होंगे कि लद्दाख, एकदम सही सोच रहे हैं, हाँ हिमाचल प्रदेश में भी होता है, और इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी होता है लोसार। लोसार तीनों जगह होता है, लेकिन इसका एक बड़का भाई है लोसांग। लोसांग जो है खाली सिक्किम में होता है, बड़का भाई है तो कम काम करेगा, खाली सिक्किम में भर काम करता है, और ये तीनों स्टेट में घूम घूम के काम करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, अकबर के बाद मुगल मतलब वंश का जो है शासक के रूप में कौन बैठे गद्दी पे। देखिए अकबर के बाद जहांगीर बैठे। जहांगीर का जो ओरिजिनल नाम था
था या निक नाम था, ये सलीम कहते थे इसे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के दया से जो है इनकी जो है पैदाइश हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर किए थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त करने के बाद। इसके अलावा बाबर के बारे में मैंने 4 युद्ध बताया था अभी, है ना। पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ। पानीपत की लड़ाई, खानवा का लड़ाई, चंदेरी का लड़ाई और घाघरा का लड़ाई। ये ईस्वी था 1526, 1527, 1528, 1529 और 30 में बाबर स्वर्ग सुधार हो गए। बाबर के बारे में और क्या है, बाबर बाबरनामा के खुद लेखक है, खुद से लिख लिए थे किताब। अपने डायरी में फूल पत्ती का विवरण रखते थे, यानी नेचर प्रेमी थे। बाबर को कलंदर कहा जाता था, है ना। बाबर को काबुल में दफनाया गया इच्छानुसार। तो ये सभी बात इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा 1530 ईस्वी में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं जो है गद्दी पे आता है। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये एक अभागा शासक रहा। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हालांकि 2 बार आजमाइश किया, एक बार चौसा का युद्ध में किया लेकिन दांव नहीं सुतरा, तो फिर 1540 में आपके बिलग्राम के युद्ध में इन्हें हराकर जो है सूरवंश की स्थापना कर लिए। और इस समय जो है सूरवंश का शासन रहा इसी मुगल वंश के बीच में। फिर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की सेकेंड लड़ाई होती है, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है और मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर जो है गद्दी पे बैठते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये राज्याभिषेक अकबर ने कहाँ करवाया था, तो कन्नौर में करवाया था। अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में होती है और तब जो है आपका जहांगीर बैठ जाता है। 1605 से 1627 तक आपका जहांगीर जो है सत्ता में रहते हैं। देखिए 1605 से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए तो किससे परमिशन लिए, या मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर थे, क्योंकि 1600 ईस्वी में आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि जब अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री खोला तो किससे परमिशन लिया था, तो 1608 में जहांगीर से परमिशन लेके जो है प्रथम फैक्ट्री गुजरात के सूरत में खोले थे। इसीलिए तो इसके दरबार में अंग्रेज का आया था ना, टॉमस रो, है ना। इसके अलावा तख्ते तौस की स्थापना कौन किए थे भाई, या फिर कौन बनवाए थे, तो शाहजहां ने बनवाए थे। ये क्वेश्चन कम ज्यादा पूछता है कि तख्ते तौस या मयूर सिंहासन को भारत से लूट के कौन ले गया, तो आपका आंसर है नादिर शाह। और ये कहां ले गए, तो ईरान, क्योंकि ईरान के शासक थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप लोग कॉमेंट करके छाप दो। इसके अलावा नेपोलियन जो ओरिजिनल वाला था ये कहाँ का था, फ्रांस का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित कौन सा द्वीप है, तो आपको बताना है वाटरलू का द्वीप। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूं। अगला प्रश्न है 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए ये चीज 2021 में हुआ था और ये अमित शाह के द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा यहाँ से भाषा से क्षेत्र से जो है स्टैटिक्स फॉर्म में काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आने वाले समय में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। और जब आयोग बन गया तो कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, तो इस पे जो अध्यक्ष बने थे ये बीजी खरे बने थे। कौन बने थे, बीजी खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश का टुकड़ा कब हुआ, 2014 में। कौन सा राज्य बना, तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट किसका है, तो आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे कोई पूछे कि किस राज्य की उच्च न्यायालय में यह गरिमा प्राप्त है कि प्रथम महिला चीफ जस्टिस बनी, तो आपको बता देना है आंध्र प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में, माफ कीजिएगा, वो हिमाचल प्रदेश में है। लीला सेठ की प्रथम जो है आपका महिला चीफ जस्टिस बनी थी। प्रदेश को देखते हुए फिसल गए थे हम, हो जाता है भाई, है ना। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा संस्थान के मुख्यालय कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा बैडमिंटन के लिए पहला ओलंपिक में जो है कोई पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये साइना नेहवाल है, जो बैडमिंटन में पदक जीत करके लाई थी ओलंपिक से। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड जीतने वाला जो मतलब खिलाड़ी है ये अभिनव बिंद्रा है। ये 2008 में चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर गोल्ड अपने नाम किया था और इस प्रकार से कीर्तिमान रचा कि भारत के लिए गोल्ड जीतने वाला व्यक्तिगत रूप से पहला बंदा बना। इसके बाद ओलंपिक में प्रथम कोई भी पदक जीतने वाली महिला जो है ये कर्णव मल्लेश्वरी है। और कर्णव मल्लेश्वरी जो जुड़ी हुई है वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्यक्तिगत रूप से सेकेंड गोल्ड जीतने वाला पर्सन कौन है, तो भाई नीरज चोपड़ा है। जो लेटेस्ट वाला ओलंपिक हुआ था 2020 वाला 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में, वहां पे भाला फेंक में एकमात्र गोल्ड भारत को मिला था और व्यक्तिगत रूप से दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाला नीरज चोपड़ा
बन गए हैं। अब तक एक शूटिंग में और एक आपका भाला फेंक में ही व्यक्तिगत रूप से गोल्ड आया है। अन्य सभी 8 गोल्ड जो है भारत को हॉकी में ही प्राप्त हुआ है, हॉकी में। तो इस प्रकार से 10 गोल्ड हो जाएगा भारत को टोटल, 8 प्लस एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, तो 10 गोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस से। एथेंस का है ग्रीक में। इसके अलावा भारत कब से ओलंपिक में भाग ले रहा है दोस्त? तो 1900 के ओलंपिक से। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन में। एफिल टावर कहाँ है भाई? एफिल टावर भी पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस का है। यहाँ तो बाल बाल पे क्वेश्चन है भाई, खाली बस सांस लेते रहो और पढ़ते रहो, है ना। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये आपका पेरिस के अंदर होगा। और ज्ञान कभी भी खराबी नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि मैं 500 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, अब 500 तो एग्जाम में आएंगे नहीं, इसमें से 5 हुबहू आए और जो हुबहू नहीं आए उसकी जो आपको एक्स्ट्रा मतलब ऑप्शन छांटने के तरीके होगा, आपको नॉलेज ही देगा ना। वहां जादू थोड़ी होगा, सपने थोड़ी गिरेंगे। नॉलेज रहेगा तब तो ऑप्शन छांटोगे ना कि ये तो नहीं होगा, ये तो फला चीज होता है ना। तो पढ़ते रहो, है ना। बहुत ही बेरोजगारी की समय चल रही है और आने वाले समय और भी विषम होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल कितने ज्यादा पास आउट होकर बाहर निकलते हैं और सब इसी मेला में आना है ना। तो इसीलिए गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो शेर के लिए। या फिर इसे ऐसा पूछा गया था कि गिर शेर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो बताना है गुजरात के अंदर है। देखिए गुजरात के अंदर एक और नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क। थोड़ा सा मैं एक बात और समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, इन थोड़े में तीनों में थोड़ा सा फर्क होता है ना। ये कैसे फर्क होता है कि देखिए, है तो वैसे सभी के सभी वन्य जीव अभयारण्य ही है, लेकिन एक थोड़ा सा अगला स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया तो नेशनल पार्क हो जाता है, और शेर के नाम पे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो टाइगर रिजर्व हो जाता है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ पे 11 नेशनल पार्क है। ठीक है। लेकिन अगर देश में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क जैसे संजय नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क से एक बात आपको ध्यान रखना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे, संजय के साथ ये भी लगा दो, तो आपका ये चीज हो जाता है महाराष्ट्र के अंदर। ये महाराष्ट्र के अंदर है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोवा में। लेकिन जो संजय नेशनल पार्क है ये एमपी में है। और एक आपका पेंच जो है टाइगर रिजर्व है, पेंच, तो पेंच आपका एमपी में भी आ जाता है और महाराष्ट्र में भी आ जाता है। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जो देश की सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है ना, साथ ही साथ ये भी ले लीजिए, है ना। अब देखिए देश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख के साइड में, और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य क्या है? अंडमान बता दिए। देश में जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। 93 लिखा गया है, 92 कर लीजिएगा, हम कर दिए हैं, ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना उपग्रह वाला द्वितीय ग्रह कौन सा है? तो इससे पहले जो पूछा था कि क्या पूछा था भाई? इससे पहले क्या पूछा था? शुक्र ग्रह के बारे में कुछ पूछा था, है ना। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ पूछा था। तो हाँ, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पूछा गया था कि पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र था। वहीं पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो बुध और शुक्र भी जो है आपका बिना उपग्रह वाला ग्रह है। और ये जो सीट देख रहे हैं वो पिछले क्वेश्चन का ही पेपर कटिंग है, जो मैं पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, फर्स्ट शिफ्ट वाले में। तो टाइम किल नहीं करूंगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज 4 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ ये जो जहरीली तीखी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाता है, लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों अब कई सारे लोग मेरी नकल करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं सोचता हूं कि मैं जहां पे चल रहा हूं सही रास्ते पे चल रहा हूं, अब तरक्की निश्चित है। तो चलिए, ये खुशी की बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है और पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन मैं इससे पहले ही बता दिया, 1905 ईस्वी में हुआ था। और आजकल जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, आजकल जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये कभी हमारे पाकिस्तान
भी नहीं था पहले, और पहले बांग्लादेश भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश, ये जो आजकल पश्चिम बंगाल है, ये सभी पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, यहाँ तक कि बिहार भी, ठीक है, यहाँ तक कि उड़ीसा भी, है ना। तो बाद में धीरे धीरे टुकड़ा हो गए। तो पहले बंगाल का टुकड़ा हुआ, है ना। तो बंगाल के दो भागों में टुकड़ा किए कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन किए? लॉर्ड कर्जन। कब किए थे? 1905 ईस्वी के अंदर। बाद में पाकिस्तान और इंडिया बने आपका 1947 ईस्वी में आजादी के समय, और फिर से एक टक्कर हुआ 1971 में, जब आपका पाकिस्तान से बांग्लादेश बाहर निकल के आया 16 दिसंबर 1971 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बांग्लादेश कब आजाद स्वतंत्र हुआ था या पाकिस्तान से अलग राज्य बना था। तो उस बताना है 16 दिसंबर 1971 डेट के साथ आता है, याद रखिएगा। और इसी युद्ध में भारत ने बांग्लादेश के तरफ से लड़ा था, जो मित्रता आज तक हमारी कायम है। साथ ही साथ इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो आपको बता देना है चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1969 से 1974 था। तो इसी बीच में 71 पड़ जाता है रास्ते में, तो खतरे में न युद्ध हुआ। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मेरा दोस्तों कहां से कहां तक पढ़ाते जाऊंगा ये मुझे खुद भी पता नहीं है। जो चीज याद आते जाएगा सब चीज बताऊंगा, कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आपको उस कुर्सी पे देखना चाहता हूं और मैं मिठाई खाना चाहता हूं। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, राजधानी जब कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था, तो ये जो फरमान निकाले थे ये आपका हार्डिंग बाबा निकाले थे, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हालांकि 1911 में सिर्फ फरमान निकला था, इसमें टाइम लगे थे ट्रांसफर होने के लिए। तो कहीं कहीं आप 1912 भी देखेंगे। राज्य हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था, और सबसे पहले राज्य को जो हड़पा था ये आपका सतारा था। आजकल सतारा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। राज्य हड़प नीति के जो ये है डलहौजी। इसके अलावा आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका कौन किए थे भाई? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन इसके लिए जो आरोपी थे उनका नाम क्या है? डायर। और डायर को गोली कौन मारे? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह करके एक पिक्चर भी बना है। ठीक है, ऊधम सिंह ने डायर को टपकाया, वो भी लंदन में जाके उनके घर में, वो भी अदालत में। भैया जिगरा चाहिए, ऐसे शहीद को नमन है ना। चेम्सफोर्ड के समय आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग कहां पर है राजा? तो अमृतसर के अंदर ही। कहां पे है? अमृतसर के अंदर है आपका जालियांवाला बाग। आज भी गोली वगैरह के निशान वहां पे देखे जा सकते हैं। बड़ा ही काला दिन था हमारे लिए इतिहास में, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको बता रखा है कि 1857 में जो है गवर्नर का पोस्ट बदलकर वायसराय का पोस्ट हो गया, वायसराय का पोस्ट हो गया, और पहला वायसराय बनने का जो गौरव है ये कैनिंग को प्राप्त हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आप कौन बताते हो? आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? तो आपका हो जाता है सी राजा गोपालाचारी। आप लोग मुझे ये अंग्रेज का नाम जरूर बताइएगा जिसे आजादी के बाद भी हम पोस्ट पे बैठाए थे, क्योंकि अच्छे प्रवृत्ति के लोग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, भारतीय रेल की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डलहौजी को। कब? 1853 ईस्वी में। कब दिया गया था भैया? 1853 ईस्वी में रेल चालू किया गया था। 13 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय, माफ कीजिएगा 16 अप्रैल, है ना, चला था। और ये भारत में सबसे बड़ा जो गिफ्ट है अंग्रेजों की तरफ से, ये भारतीय रेल है। हमारा भी रोजी रोटी भैया यहीं से चलता है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? आज ही बताया था। भाग 3, भाग 4 और कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपके लिए काफी ही फायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको आर्टिकल से डर लगता है, प्रॉब्लम है आर्टिकल से, तो आर्टिकल की वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप मुझे 32 या 34 मिनट की वीडियो है दे दीजिए। जिंदगी में अगर आर्टिकल से क्वेश्चन गड़बड़ा गया तो मैं यही हूं, मुझे आके कहना। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है भैया? नीति निदेशक तत्व से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले संविधान के भाग 1 में तो आप सब जानते हैं। भाग 2 से स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में क्या है भैया? नागरिकता है। नागरिकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो बताइएगा 5 से लेकर 11 तक है। अब आता है भाग 3 की बारी। तो भाग 3 में आपका जो है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यह आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अब देखिए नागरिकता से एक प्रश्न आ जाती है कि भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है।
अब ये नागरिकता की जो एकल वाली प्रावधान है ना, ये कहां से लिया गया राजा, तो ब्रिटेन से, ठीक है ना। जैसे अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे तो दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका मान लो इंडिया अमेरिका होता तो बिहार की नागरिकता अलग होती और सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता अलग होती है ना, तत्काल के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को वोटर कार्ड बनेगा, ठीक है। भाग 3 में आ जाते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 तक अधिकार है, आज मतलब आपका आर्टिकल वर्णित है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया राजा, 6 है, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब जो है संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। तो इस प्रकार से अब तक जो है 6 गो मौलिक अधिकार बचा है, 7 गो में से 1 गो घट गया और 6 गो बच गया। कहां से है, अमेरिका से। किस भाग में है, 3 भाग में, 12 से 35 आर्टिकल कवर करते हैं। कौन सा हटा, संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटा, 78 में हटा। कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। इतना बात समझ में आ गया, चलते हैं आगे, ठीक है। तो जो ये नीति निषेध तत्व है ये भाग 4 में है, भाग 2 डिस्क्राइब किया हमने, 3 किया। अब हम आ जाते हैं भाग 4 में। भाग 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व। सीबीएसई वाला इसे शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में बोलेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, है ना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व और कहां से कहां तक रखा गया है, 36 से 51 के बीच में। मैंने आपसे एक बात कर रखा है कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व जो है इनके बीच में जो कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 39 का ए है, 42 का बी है, 40 है, 48 है, 50 है, 51 है, 51 का ए है। इतने आर्टिकल आपको जरूर आना चाहिए, ये घुमा फिरा के एग्जाम में आपको पूछेगा, खास करके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो 39 का ए क्या है, 1 मिनट में समझिए। 39 का ए है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय, है ना। 42 का बी क्या है भैया, सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान। 40 क्या है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान। 48 क्या है भैया, गो हत्या निषेध। 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव या पृथकीकरण। 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 का एक क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा जो चीज मैंने अभी मौखिक रूप से लिख के बताया, यही चीज आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ मिल रहा है, तो मैं सीधे आगे निकल जाता हूं, है ना, सीधे आगे निकल जाता हूं। हाँ, यहाँ पे कुछ है और बताने के लिए। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितना बताए थे, याद हो, बताओ 6 है अब, है ना। मौलिक जो कर्तव्य है कितने हैं, अभी 11 हैं। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहां से लिया गया है दोस्त, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है मेरे भाई मेरे मित्र। और 368 नंबर का जो आर्टिकल है ना, ये संविधान संशोधन को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि भारत में एकल नागरिकता, है ना, माफ कीजिएगा, संसदीय प्रणाली भी एक अलग चीज है और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, दोनों ब्रिटेन से है, तो यहाँ पे घटपचा गया था। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली दोनों लिया गया, राइट। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया और कब। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लेवल की बात करेंगे ना, तो ये मीडियम से नीचे की लेवल है, जो मीडियम लेवल कहते हैं ना जिसे, है ना, एक एवरेज लेवल की भाई 60% बच्चे ने अटेंड कर पाया, उससे भी नीचे लेवल का है, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। इसीलिए आपको क्वेश्चन सोच समझ के ही छोड़ना, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, जो आपका 1191 में हुआ था, आज ही डिस्कस करा था हमने। और 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। सेम कैरेक्टर थे दोनों, एक तो पृथ्वीराज चौहान साहब तृतीय साहब थे और एक आपका उधर से मोहम्मद गोरी थे, है ना। विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था, ये क्वेश्चन आपको हो सके कि कल देखने को मिल जाए, तो ये VVI कर लीजिएगा। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, जो आपका कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1526, 1556, 1761 दिख रहा है, याद आया, कुछ याद आना चाहिए। 1526 पानीपत का प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजय। 1556 अकबर और हेमू के बीच, पानीपत की सेकेंड लड़ाई, अकबर विजय। तीसरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली की विजय। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है राजा, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बक्सर के युद्ध से आपके अंग्रेज गवर्नर बहुधा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो थे। कौन थे, हेक्टर मुनरो। नाम भी ऐसा रखेंगे ना जैसे हेक्टोमीटर है ना। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित है और प्लासी के युद्ध से क्लाइव संबंधित है। कौन है, क्लाइव संबंधित है ना। दोनों की ईस्वी भी आपसे पूछी जाती है। तो बक्सर का युद्ध 1764 बक्सर बिहार में है और प्लासी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। एक सेकेंड, कोई आया है।
इसी के जैसा एक और युद्ध है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज गवर्नर कौन थे? मुनरो। और पलासी के युद्ध में क्लाइव थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध जो है कोई एकलौता सेना के साथ नहीं लड़ा गया था। ये अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सेना। मुगल सेना शाह आलम, मुगल वंश के जो उस समय राजा थे शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, या नहीं, पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रैंकिंग क्या है। अब क्वेश्चन तो वही है ना, लैंग्वेज को घुमा दिया है भाई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट आपको दे दिया है, पूछ रहा है कि क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा ही ना होगा तो प्रथम स्थान पे होगा। आपके सामने ये ग्राफ है। एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है जनगणना वाला वीडियो का लिंक डाल के कि पीडीएफ भेज दीजिए। मैं बच्चे घर जाऊंगा तो मैं देख ले, मतलब तो घर पे ही हूँ, मतलब थोड़ा सा फुर्सत में होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर पीडीएफ रहेगा तो मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। तो मतलब टेंशन नहीं लीजिए, जरूर दे दूंगा। हम क्या करेंगे भाई, सारे पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूँ, है ना। तो ये देखिए जनगणना वाला 5 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है बिहार का जनसंख्या में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का चौथा, आंध्र प्रदेश का 5वां। इसके अलावा जनसंख्या में सबसे कम जो राज्य है ना, ये आपको देखना है तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में अर्बन जनसंख्या भी कम है और रूरल जनसंख्या भी कम है, ओवरऑल जनसंख्या भी कम है सबसे। ठीक है, मिजोरम में दूसरा सबसे कम जनसंख्या कम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान पे बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, ये सबसे कम है आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व जो है, ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? दिल्ली के अंदर। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाए थे। ठीक है, लैंग्वेज को घुमाना आपके अपने हाथ में है। और मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि बच्चा वही होशियार है जिसको क्वेश्चन भी याद हो जाता है, जिसको क्वेश्चन भी याद हो जाता है आंसर के साथ साथ। जिसको क्वेश्चन याद हो रहा है समझिए उसका दिमाग ठीक ठाक है, बस दिशा निर्देश की जरूरत है और अच्छे से अगर पढ़े तो बहुत जल्दी निकाल ले जाएगा। उसका दिमाग बहुत काम कर रहा है। क्वेश्चन भी याद हो जाए तो आप एकदम सर्वोपरि हो, आप भीड़ से हटके हो क्वेश्चन के साथ अगर आंसर याद है तो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि सामने जब ऑप्शन आएगा तभी उसको याद आता है, उससे पहले वो बजरंगबली बने होते हैं। याद दिलाएंगे तभी याद आता है उसको कि अरे आपके पास है शक्ति, निकालिए निकालिए, है ना। तो ऐसा नहीं बनना है आपको। आप शुरू से ही मेहनत करने वाले बनिए, तब एक दिन ऐसा आएगा घिसते घिसते ऐसा बन जाइएगा कि कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है जी। कोई पूछा और गोली की तरह आप आंसर निकालेंगे ऐसे AK-47 की तरफ, है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका चोल शासक राजराज प्रथम बनवाया था, तो चोल वंश आपको आंसर देना था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है ना। चोल वंश की राजधानी भी तंजौर को बनाया गया था। और संस्थापक कौन थे चोल वंश के? विजयालय। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो नेवी पावर के लिए, नौसैनिक शक्ति के लिए जो है चोल वंश प्रमुख थे। सैनिक नहीं भैया, नेवी पावर यानी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है चोल वंश आपका जो है क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। आपने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कई बार एग्जाम में कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर कौन बनाए थे? तो आंसर आपको देना है पल्लव शासक ने, पल्लव शासक ने। ठीक है, और पल्लव वंश की मतलब आपका जो है संस्थापक भी पूछा जाता है तो सिंह विष्णु, विष्णु सिंह होता तो अच्छा रहता। सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के संस्थापक में से थे। विजयनगर साम्राज्य से आपने क्वेश्चन अटेंड किया होगा, जरूर किया होगा भाई। विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हुआ था ये 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का, बुक्का हुक्का वाला बुक्का, है ना। तो ये दोनों मिलके किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा नदी कैसा नदी है भाई? तो पश्चिमी घाटीय नदी है, वेस्टर्न रीजन की नदी है। तुंगभद्रा, हेमावती, काबिनी, हेंगकौल, ये क्या बोलता है उसको, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी जो है, कोयना, ये सब कहाँ की नदी है? तो ये सब पश्चिमी घाटीय नदी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मूसी भी हो जाएगा जो हैदराबाद शहर के किनारे है ना। इसके अलावा शिंजो आबे कहाँ के नेता थे आपसे पूछ रहा है। देखिए शिंजो आबे जो है काफी फेमस हुए थे, किस लिए? क्योंकि इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया था। क्या?
नेताजी पुरस्कार जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे दिया जाता है, तो ये पुरस्कार मिला था आपको किसको? शिंजो आबे को, जो उस समय के जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, आई थिंक, है ना, फूमियो किशिदा ही है, फूमियो किशिदा। इन पे भी अभी अभी हमला हुआ था भैया, इन पे भी अभी अभी हमला हुआ था, है ना। और ये जो शिंजो आबे साहब है, तो इन पे भी हमला हुआ, जहां पे ये घायल हुए और बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई। अच्छे कैरेक्टर के इंसान थे शिंजो आबे। अपन तो पर्सनली नहीं मिले हैं क्योंकि भाई अपने लोग तो बहुत छोटे हैं, है ना, लेकिन फिर भी इनके स्वभाव जो आते थे मतलब दौरा वगैरह पे, तो देखा जा रहा था वे काफी मतलब शांत स्वभाव के दिख रहे थे। पता नहीं कौन ऐसा आदमी था और क्या दुश्मनी था, है ना, जो इनको जो है भीड़ में हमला कर दिया इन पे और बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा शिंजो आबे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, बता ही दिया। दोस्तों इस बार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए नेताजी दो पुरस्कार होते हैं, एक तो नेताजी अवार्ड डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन अवार्ड, जो आपका आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो इस बार जो है आपका ओडिशा के आपदा प्रबंधन को दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न, पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? कल बताया था, है ना, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, है ना, ये सभी जो है ये तबला से संबंधित है भैया। किशन महाराज जो है ये कहाँ से है, कहाँ के, हाँ, ये किशन महाराज जो है ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, अल्लाह रखा, गुदई महाराज भी लिख लीजिएगा, गुदई महाराज, गुदई महाराज भी आपका कहाँ से है? आपका तबला वादन से ही संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब को इस बार का पद्म विभूषण भी मिला है, जो तबला वादन से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई में, या फिर कल थर्ड शिफ्ट में शायद पूछा, कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था जी, कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई में भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता दीदी को साथ में दिया गया था। ठीक है, एक साथ में। संगीत के क्षेत्र में जो कैरेक्टर भारत रत्न के विजेता है, मैंने कल बता दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है, फिर भी एक बार बता दूं। सबसे पहले कर्नाटक संगीत के मशहूर गायिका एस सुब्बा लक्ष्मी को जो है 1998 में भारत रत्न दिया गया, और ये संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो है हस्ती बने। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में सितार वादन हेतु, फिर इसके बाद 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जो किराना घराना के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है गायक थे, इनको मिला। इनके एक मराठी गीत है, माझा माहेर पंडरी, मैं गाता हूं, मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है इसीलिए अच्छा लगता है ना, जो महाराष्ट्र से है वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके अलावा 2019 में जो है भूपेन हजारिका साहब को संगीत के क्षेत्र में जो है दिया गया, है ना। तो इतने कैरेक्टर हैं जिसे भारत रत्न मिला है और जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी, और इसी शिव कुमार शर्मा साहब के पुत्र राहुल शर्मा ये संतूर बजाते हैं। इसके अलावा जुबीन मेहता जो है ये सिम्फनी के जो है प्लेयर हैं। इसके अलावा अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये किससे है? सरोद से है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक बुद्धसेन दास गुप्ता को क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन ही इसकी टारगेट रहता है ना, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन वाली पेयर है ना, यहाँ से पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ध्यान रखें, हौसला रखें। चलते आगे, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा एक पार्ट है या नहीं है। देखिए हमारे पास जो भी ऑप्शन ये बच्चा ने भेजा, और हाँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन बच्चे का नाम प्रियंका गुप्ता है और ये दिल्ली के रहने वाली है। इन्होंने टेलीग्राम पे सारे के सारे प्रश्न मुझे जो है पोस्ट किया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। तो ये जो है इसमें जो उन्होंने लिखी है कि कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, तो देखिए इसमें तो सभी चीज किसी न किसी रूप में कोशिका से जुड़ा हुआ है, ये कुछ ना कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। देखिए कोशिका झिल्ली भी पार्ट होते हैं। अगर आंसर इसमें से मारना है मुझे तो मैं कोशिका झिल्ली को ही मारूंगा आंसर, ठीक है, क्योंकि रिक्तिका एक ऐसा चीज है कि सबको जकड़ के रखता है। कोशिका द्रव आप जानते हैं, जो सभी मेट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये जो भी रहते हैं, लाइसोसोम, इन सब के बीच में ये कोशिका द्रव से फिल रहता है ताकि लई के जैसा काम करे, इसमें चिपका रहे, नहीं तो एक दूसरे को चिपका के सरा देगा, है ना। तो इसमें
उसमें जो है अलग अलग जगह पे रहता है। मान लीजिए आटा का घोल आप रख दीजिए थोड़ा गाढ़ा वाला, और उसमें जो है आप कोई चीज ऐसा भिंडी भिंडी उसमें गाड़िए तो ज्यादा गीला रहेगा तो मिल ना जाएगा जी, थोड़ा कठिन रहेगा तो अलग अलग जगह पे बना रहेगा। तो कोशिका द्रव का यही काम है कि अपने अपने जगह पे सबको बनाए रखना। तो ये तो है ही है, और न्यूक्लियस बीच में होबे करता है ना। तो ये सब जितने भी लिखे हैं लगभग होता है। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन और क्या था, तो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका। इसके अलावा 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था, या फिर यूं कहें कि मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है, लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेन हॉक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। इसके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? देखिए जलमार्ग से क्वेश्चन आने लगा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, एक वाला 1 नंबर पहला क्रमांक, ये गंगा और भागीरथी हुगली नदी तंत्र पे है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ती है। ठीक है, 2 हो गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। वर्तमान में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है, ये आपका गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, इसके अलावा इसी जैसा एक नाम मिलता जुलता है, याद रखिए, गिरिराज सिंह। ठीक है, एक नाम है मंत्री का भैया, गिरिराज सिंह। ये गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण या पंचायती राज मंत्री है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोनों बात पता नहीं क्यों मन में आ जाता है, बता देता हूँ, और आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है तो बड़ा आश्चर्य भी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप आपका माजुली है ना। और ये जो आपका क्रूज जो चला है गंगा विलास, गंगा विलास का नाम सुने? गंगा विलास ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है जो आपका सैर करवाएगा, है ना। ये बांग्लादेश होते हुए माजुली द्वीप पर भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए बता दिया। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो आपके इंडिया से नहीं निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। कहां से? मानसरोवर, है ना, तिब्बत स्थित, वहीं से निकलता है। मल्लिका साराभाई को 2010 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, पद्म भूषण है ना, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण दिया गया था 2010 में। इसे वी को करेक्ट कर लीजिएगा, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मल्लिका साराभाई ऐसी हस्ती है जो फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। फ्रांस का जो सरकार का होता है ना, द लीजन ऑफ ऑर्डर, है ना, जो अभी कुछ दिन पहले शशि थरूर को मिला था, और अभी नाडार को मिला है। नादर नाम है इसका, नादर, है ना, किरण नादर नाम है शायद इसका, के नादर, है ना। तो इनको मिला है अभी फ्रांस वाला जो लेटेस्ट वाला है, अप्रैल 2023 में मिला है, और इससे पहले शशि थरूर को भी मिला था। ठीक है, क्या ये फ्रांस सरकार का जो है सर्वोच्च सम्मान है ना, द लीजन ऑफ ऑर्डर इस प्रकार से नाम है। तो ये पुरस्कार जो है मल्लिका साराभाई को भी मिल चुका है। देखिए मल्लिका साराभाई कौन है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई हैं, इनके ही पुत्री है। और मृणालिनी साराभाई का नाम आपने सुने होंगे, ये इनकी माता जी थी। ठीक है, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है, साथ ही साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ साथ जो है आपका कुचिपुड़ी भी कर लेती है। उसी प्रकार से आपका सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, नाट्य लोक नृत्य कहां से संबंधित है? तो नाट्य लोक नृत्य आपका मैंने बता रखा है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। याद कीजिए जब हिमालयन नेशनल पार्क बताया था, जब अटल सुरंग को बताया था मैंने कि इसका नाम जो है पहले रोहतांग दर्रा हुआ करता था, ये सभी बताए थे आपको कहां पे? हिमाचल प्रदेश के हिमालयन नेशनल पार्क वाले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में। अभी भी बता रहा हूं, जिनको एग्जाम देना है 37 MTS के प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, जिस प्ले लिस्ट का नाम है भैया, एक बच्चे बोल रहे हैं प्ले लिस्ट के जो है लिंक भेजिए, तो प्ले लिस्ट का लिंक कहां से क्रिएट होता है मुझे नहीं पता है, आप मुझे बता देंगे तो मैं जरूर भेज दूंगा। हालांकि फिलहाल इस प्ले लिस्ट का नाम जो है SSC MTS हवलदार, SSC MTS हवलदार 2023 एग्जाम, इस प्रकार का जो है प्लेलिस्ट का नाम है। और 2 मई से पहले, यानी 2 मई से मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, तो 2 मई से पहले जो भी वीडियो है पिछले 1.5 महीने का 37 वीडियो होगा, आप उन्हें देखिए, आपका MTS में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पे होती है? देखिए भारत में 3 प्रकार की जनगणना आप कह सकते हैं, हालांकि अब चौथा जनगणना भी आ गया है। जातीय आधारित जनगणना सबसे पहले करवाया है बिहार, तो ये भी एक जनगणना का फॉर्म बन गया है। तो 4 जनगणना का फॉर्म बन गया है जी। एक तो नियमित जनगणना जो 2021 में होने वाला था, अभी डाटा नहीं आया है। एक आपका पेड़ पौधे का सर्वेक्षण होता है, तो इसमें भी तो जनगणना वगैरह होता ही है ना। सर्वेक्षण मतलब क्या? रकबा रखना, हिसाब किताब रखना, और जनगणना मतलब क्या? आदमी का हिसाब रखना, है ना। तो पेड़ पौधे का भी सर्वेक्षण होता है, तो एक इसे भी मान लीजिए, तो 2 गो हो गया। एगो आपका कृषि का जनगणना होता है, तो 3 गो हो गया। एगो अभी अभी जातीय आधारित भी होने लगा है, तो 4 गो हो गया।
तो आइए बात समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो कृषि का जनगणना होता है ये 5 साल के अंतराल पे होता है। इसका आयोजन कौन करवाता है? किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा वनों की जो सर्वेक्षण होता है कि भाई कहाँ वन घटा, कहाँ बढ़ा, भारत में इस समय कितने वन प्रतिशत है। अगर इस समय भारत में वन प्रतिशत की ओवरऑल बात करेंगे तो 24% बताना है, 24.62, ठीक है। लेकिन इसमें से अगर आप ये छांट देंगे कि भाई एगो पेड़ मेरे दरवाजा पे है, एगो पेड़ जो है करीम के दरवाजा पे है, दूसरा रहीम के दरवाजे पे है, तो इस प्रकार से गनती में ये भी परसेंटेज में शामिल है इस 24.62 में। इसको छांट देंगे तो 21 के समथिंग आता है, ठीक है। वनों की जो सर्वेक्षण होता है ये 2 वर्ष पे होता है और कौन करता है? FSI करता है, जो देहरादून में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। और जो भारत में जो जनगणना होती है ये 10 साल के अंतराल पे लगातार होती है। पहली बार ये 1881 में हुआ था, रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। और 1872 से ये लगातार मेयो के पहले जो शुरुआत हुआ ना वो मेयो के समय में हुआ था 1872 से, और लगातार जो होने लगा 10-10 साल पे, ये रिपन के समय से 81 में हुआ था। 81 बाद में ना आएगा जी, 72 से पहले, है ना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेज गवर्नर की जो मृत्यु है अंडमान में हुआ था, तो मेयो बता दीजिएगा, ठीक है। मेयो की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आने वाला स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? देखिए, जो समय समय पर तूफान आता है जिसकी हमें अलर्ट जारी की जाती है, इस तूफान का नाम जो है अलग अलग साल में अलग अलग हो सकता है। जैसे अश्विनी आया था, अश्विनी तूफान आया था, गुलाब तूफान आया था, अम्फान तूफान आया था, निसर्ग तूफान आया था, याद है निसर्ग बांग्लादेश नाम दिया था, निसर्ग तूफान आया था, तौते तूफान आया था। तो ये जो है इसकी नाम बदलती रहती है मेरे दादा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकुलर जगह पे हर साल एक फिक्स समय पे आने वाली तूफान आपसे पूछा गया था। तो बंगाल में काल बैसाखी आता है। स्टैटिक्स जीके है ये, जो बच्चे करंट बता रहे हैं ना गलत बता रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान। अगर ये पूछा गया होता कि हाल फिलहाल में बंगाल में आए हुआ स्थानीय तूफान कौन सा है, या फिर 2023, 2022, 2021 कोई भी ईस्वी का नाम देके पूछा होता, तब दूसरा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे बैसाखी आंसर होना चाहिए। देखिए, इस तूफान का असर जो है बंगाल के साथ साथ असम में पड़ता है, त्रिपुरा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है और कुछ मात्रा में बिहार में भी पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपार की बात करेंगे तो यह तूफान का असर बांग्लादेश में भी पड़ता है। इसके अलावा दक्षिणी चीन में सागर में जो उठने वाली बवंडर है इसे टाइफून कहा जाता है, VVI कर लीजिएगा। और दक्षिणी चीन सागर कहाँ? चीन के हिस्से और जापान के हिस्से के पास थोड़ी सी आती है। और दुनिया की सबसे बड़ी सागर कौन सी है? तो दक्षिणी चीन सागर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महासागर न प्रशांत महासागर है भाई, दक्षिणी चीन सागर जो है ये सागरों में सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में आता है, इसे प्रे मानसून वर्षा कहा जाता है। वैसे इंडिया में मानसून जो है 5 जून को आने की बात कही जाती है, लेकिन इससे पहले आम्र वर्षा आ जाती है और ये आम के फसल पे असर डालता है। और ये कहां पे? कर्नाटक और केरला के अंदर। उत्तर पूर्व भारत में गर्मियों के दिन में लू चलती है, झुलसा देती है। लू बेसिकली किस प्रकार की हवा है? तो पछिया हवा है, जो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने का काम करता है। और ये किस भारत में चलता है? उत्तर पूर्व भारत में। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपसे जीवीए का फुल फॉर्म पूछा है ना। तो जीवीए का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन तक पहुंच गया था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाया, है ना, थोड़ी सी कमी रह गई। मैंने आपको जीएनपी तक पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन मैं जीवीए तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, उस रास्ते से तो गुजरा, घर तक नहीं गया तो क्या हुआ, रास्ते से गुजरा था, है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, जीवीए का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या, किसका? जीएनपी का। और जीएनपी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दिया था, है ना। जीएनपी कैसे निकालते हैं कि भारत का जो जीडीपी होता है, भारत का बंदा किसी विदेश में जाके कमा रहा है तो इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा, और विदेश का बंदा अगर भारत में आके कमा रहा है तो इन दोनों के जोड़ यानी जीडीपी और विदेश से प्राप्त आय में से घटा देंगे, तो इसे बोलते हैं जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक प्रश्न पूछा गया था, KR नारायण का बुक पूछा गया था, इससे पहले मालगुडी डेज डायरेक्ट पूछा गया था। तो हो सकता है मालगुडी डेज ऑप्शन में हो या गाइड ऑप्शन में हो, तो ये दोनों ही पुस्तक KR नारायण का है। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है फिर भी बता दूं कि ये मैं बता भी रखा हूं कि इसकी ब्याज दर में बढ़ोतरी किया गया है, 7.6 से 8 कर दिया गया है ना। इस प्रकार के जो भी होंगे, इससे ऑप्शन ही नहीं है तो क्या बताएं इसमें। एक प्रश्न और ये भी बताया हूं भाई कि खाद्य श्रृंखला में, है ना, द्वितीयक जो उपभोक्ता होता है वो ट्रैफिक में कितने नंबर पे आता है, पूछ दिया गया ना आज, क्यों नहीं पूछेगा, है ना। तो पहले ही देख लीजिए ना ताकि तकलीफ ना हो भाई। खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप को अपना भोजन प्राप्त करता है, तो खाद्य श्रृंखला समझ में आएगा तब ना आंसर दीजिएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला में यहाँ पे मैंने घास लिखा, यहाँ पे मैंने टिड्डा लिखा, यहाँ पे मैंने सांप लिया, सॉरी पहले मेढक के लिख लेता हूँ, पहले मेढक लिख लिया,
फिर मैंने यहाँ पे सांप लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम घास फूस को कहते हैं उत्पादक, उत्पादक कहते हैं। इसके अलावा टिड्डा को हम कहेंगे प्राइमरी उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। इसको हम कहेंगे मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता, और इस सांप को हम यहाँ पे कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में हरित पादप से अपना भोजन कौन प्राप्त करता है? तो इस उत्पादक को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डा किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सांप। ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे प्राथमिक वर्ग आंसर हो गया है। ऑप्शन की तरफ देखिए और समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घास फूस मेढक सांप जीवाणु। अब यहाँ पे मैंने मेढक किसको स्किप किया हूँ भाई? घास फूस है, टिड्डा को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे इस वाले चेन में आप देखेंगे घास फूस तो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। यहाँ पे घास फूस एक वो चीज होता है। मेढक यहाँ पे प्राइमरी उपभोक्ता है, सांप यहाँ पे सेकेंडरी उपभोक्ता है, और चेन को मैं समाप्त कर दिया, ये सांप मर गया। तो इसे कौन अब जो है प्रकृति को लौटाने का काम करेगा? तो जीवाणु इसका भक्षण करेगा। क्या करेगा? भक्षण करेगा। इसीलिए इस जीवाणु को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। जीवाणु और कवक इन दोनों को अपघटक कहा जाता है। कवक फफूंदी को भी अपघटक कहा जाता है और जीवाणु को भी। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इस पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु और कवक को। ठीक है, समझ गए? तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और आपका अपघटक होगा। ठीक है, इस बीच में उत्पादक उपभोक्ता कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जैसे मैंने पहले लिख के बताया था। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।